शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमने निर्णय लिया है कि खाप पंचायत पर चर्चा करेंगे। कोटेशन संख्या 3384 से लेकर 3386 तक इसकी बात की गई है। आज हम जानेंगे कि खाप पंचायत क्या है, इनके इतिहास पर भी नजर डालेंगे और वर्तमान समय में इनको लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। कोटेशंस के माध्यम से हम बात करेंगे। जो पहला कोटेशन है वह कहता है कि स्पष्ट है कि अपराधों को रोकने में समाज की भूमिका शासन से भी अधिक अगर होती है। जब से सरकार ने समाज की भूमिका को नकार कर अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है, तब से अपराधों की स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब हुई है। समाज को अपराधियों का बहिष्कार करने का अधिकार होना चाहिए, जो भी प्रतिबंधित है। देखिए, इस कोटेशन में बहुत ही गहरी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अपराधों को रोकने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अभी वर्तमान में अपराध का नियंत्रण या उसकी रोकथाम सरकार के जिम्मे है। अगर समाज यह कार्य करे तो स्थिति संभल सकती है, सुधर सकती है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि परिवार या समाज व्यक्ति पे जितना नियंत्रण करते हैं या उसको जितना प्रभावित करते हैं, उतना सरकार या कानून नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का अपना एक समाज होता है, परिवार होता है। वह चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, असामाजिक तत्व है, उसका परिवार तो होता है। अगर परिवार उस पर दबाव बनाए, अगर परिवार उसका बहिष्कार करे, उसका समाज उसका बहिष्कार करे, तो निश्चय ही वह व्यक्ति गलत काम करने से डरेगा। पहले के जमाने में यह परंपरा थी या यह सामाजिक चलन था कि अगर कोई व्यक्ति अनैतिक, असामाजिक या अपराध करता था तो समाज उसका बहिष्कार करता था, उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। उसका परिणाम यह था कि लोग अनैतिक या सामाजिक या अपराध करने से बचते थे। आज वह व्यवस्था नहीं रही। आज ऐसी व्यवस्था है कि संगीन अपराध में युक्त पाया गया व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है। वह हत्या करता है, बलात्कार करता है, उसके बाद वो 4 दिन जेल में रहता है, जमानत पर बाहर आ जाता है। ये व्यवस्था इसलिए है कि उसके ऊपर समाज का नियंत्रण नहीं है। अगर समाज का नियंत्रण रहे, समाज उसका बहिष्कार कर दे, तो वह ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी
किसी अपराधी को पकड़ा जाता है या वो पकड़ में नहीं आता है तो पुलिस उसके घर पे बुलडोजर चलाती है या उसके परिवार को तंग करती है। ऐसा इसलिए करती है कि पुलिस जानती है कि परिवार के साथ अगर हम इसको गलत करेंगे तो यह व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इससे वह आत्मसमर्पण कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कोटेशन है वह कहता है 800 वर्षों की गुलामी के कारण खाप पंचायतों में भी कुछ विकृतियां स्वाभाविक हैं जिन्हें या तो जन जागरण के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए या विशेष परिस्थितियों में कानूनी हस्तक्षेप द्वारा। देखिए, इसमें बात की गई है खाप पंचायत की। खाप पंचायतें खासकर हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में इनका अस्तित्व है। खाप पंचायतों के बारे में अगर हम कहें तो हम पाते हैं कि यह एक तरह का सामाजिक संगठन है, पारंपरिक संगठन है जो सदियों से समाज में मौजूद है। खाप पंचायतों के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। खाप पंचायत का इतिहास शुरू होता है 7वीं शताब्दी से, जब उत्तर भारत राजा हर्षवर्धन ने इसकी स्थापना की थी। दरअसल उसे राजपूतों को कंट्रोल करना था, इसीलिए उसने खाप की स्थापना की। इन खापों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। अगर आप जानेंगे तो आप गर्व करेंगे कि इस खाप पंचायत ने देश, समाज, राष्ट्र के लिए इतना कुछ किया है। आपको एक उदाहरण देता हूं। 1398 में तैमूर लंग भारत आक्रमण करता है। वह दिल्ली को जीतते हुए आगे बढ़ता है। जब वो वेस्टर्न यूपी तक पहुंचता है तब वहां पे खाप पंचायतें मोर्चा संभालती हैं और कहा जाता है उन खाप पंचायतों ने तैमूर लंग को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। उन खाप पंचायत में एक महिला थी, उसका नाम था राम प्यारी गुर्जर। उस राम प्यारी गुर्जर की चर्चा आज भी उस इलाके में होती है। इसके अलावा एक और उदाहरण आता है, जब यहाँ पे तुगलक राज था, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। उसने खाप पंचायत के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा कि तुम धर्म बदलो। कहा जाता है कि वो 8 लोग जो खाप पंचायत के थे, जय जननी का नारा लगाते हुए आग में कूद गए, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। तो ये है इसका इतिहास। एक बात ध्यान देनी है कि इस खाप पंचायत ने सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक रूप से देश का बहुत भला किया है। ये वही खाप पंचायत है जो समाज का पहरेदार था। अब बात आती है कि आज के समय में क्या स्थिति है। देखिए, आज के समय में एक तो मैं कहना चाहता हूं कि खाप पंचायतों के विरुद्ध जो अभियान चलाए गए वो दरअसल एक दुष्प्रचार है। दुष्प्रचार में इसलिए कहता हूं, हमें याद है 2009-10 की बात है
इनके खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया गया। ऑनर किलिंग के बहाने इनको दबोचा गया, इनका चरित्र हनन किया गया, इनके खिलाफ बहुत सी बातें कही गई मीडिया में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि हम पे अगर कोई आंचल लगाता है तो थोड़ी बहुत तो सच्चाई होती ही है। तो जो हमारी खाप पंचायतें हैं इनमें भी कुछ विकृतियां आ गई हैं। अभी एक उदाहरण मैं देता हूं। 2009-10 की ही बात है, ये क्या उसके बाद की बात है। खाप पंचायतों ने निर्णय दिया कि महिलाएं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगी, लड़कियां जींस टॉप नहीं पहनेंगी। इस तरह के फैसले इसने दिए हैं जिसके चलते इसको रचना का सामना करना पड़ा है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, उसने ये फैसले दिए हैं, इन लोगों ने कुछ गलतियां भी की हैं, लेकिन ये कहना कि ये खाप पंचायतों को खत्म कर देना चाहिए, यह पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की पहचान है, यह गलत है। अगर खाप पंचायत कुछ गलती करता है उसमें हम सुधार करेंगे। ये नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि उसका हम एक वर्ड मिटा देंगे। अब आगे पढ़ते हैं। जो अंतिम कोटेशन है वह कहता है कि सरकार और समाज की व्यवस्थाओं को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, न कि छीना झपटी वाला। खाप पंचायत की भूमिका समाज की सहायक अधिक और समस्या विस्तार की कम रही। जस्टिस वर्मा आयोग ने अपनी टिप्पणी में इस तथ्य का ध्यान नहीं रखा। अब हम इस पे विचार करते हैं। देखिए, सरकार और समाज की जो व्यवस्था है, होना तो यह चाहिए था कि सरकार और समाज एक दूसरे का सहयोग करते, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि सरकार और समाज के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। सरकार या राज व्यवस्था समाज को निगलने में लगी हुई है, वह उसके हर मामले में हस्तक्षेप कर रही है कानून बनाकर। जब ये कानून बनाकर पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में या और भी बातों में हस्तक्षेप करती है तो इससे समाज का मनोबल कमजोर होता है। आज देखिए, हर जगह उसका दखल है। अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है गांव में, वहां भी तो पुलिस वाले आ जाते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये समझने की आवश्यकता है कि हमें सरकार और समाज को एक दूसरे का सहयोगी बनना पड़ेगा। इसके अलावा खाप पंचायत व्यवस्था जो है उसकी भूमिका सकारात्मक ही रही है, नकारात्मकता उसमें बहुत कम रही है। एक बात और कहता हूं, जब ऑनर किलिंग की चर्चा हुई, 2009-10 की बात है। दरअसल वो जो पूरा कैंपेन किया गया था वो वामपंथियों ने किया था ईसाइयों के सहयोग से। तो उसी समय जस्टिस वर्मा आयोग का गठन हुआ। उस आयोग ने बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया खाप पंचायत के लिए और कहा कि ऐसी व्यवस्था तो रहनी नहीं चाहिए, जबकि जस्टिस वर्मा को ज्यादा कुछ पता था नहीं इसके बारे में। तो मेरा मानना है कि उन्होंने जो टिप्पणी की उसकी जो इसका जो अच्छा पक्ष था उसको ध्यान में नहीं रखा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब समाज और सरकार के बीच में संघर्ष चल रहा है तो दुर्भाग्य से जो हमारे आयोग हैं, जो हमारे कमेटियां हैं,
वो भी इसमें हिना झपटी में सहायक बन रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए। तो इस तरह से हमने आज खाप पंचायत पर बात की। ये रहा आज का विषय। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करे। आज रामानुज ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपको भी कुछ बात रखनी है, या कपिल अग्रवाल जी जुड़े हैं, आप लोगों को बात रखनी है, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। एक नए साथी अनिल कुमार जी हैं। चलिए, मैं इस विषय पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें हैं, एक समाज है और एक राज्य है। समाज को बहिष्कार का अधिकार है और राज्य को दंड देने का अधिकार, क्योंकि उसकी नियुक्ति ही उसके लिए की गई है। ये बात हमारी चर्चाओं में कई बार आ चुकी है। जब हम समाज की बात करते हैं तो एक शब्द हमने और लिया है, उसे कहा है हमने असामाजिक। अगर आप भाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो सामाजिक नहीं है या फिर जो सामाजिक व्यवस्था में अपनी स्वीकृति नहीं देता है। अब ये सामाजिक व्यवस्था में स्वीकृति का क्या अर्थ है? तो समाज के द्वारा बनाया गया ऐसा कोई नियम जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया है, अगर कोई उसे उसमें अपनी सहमति नहीं देता है तो समाज जो है उसे असामाजिक घोषित कर सकता है, उसके सामाजिक अधिकार वापस ले सकता है, दंडित नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकार नहीं ले सकता है। यह भी सिद्धांत है कि अधिकार देने वाली इकाई को ही अधिकार वापस लेने का अधिकार होता है। क्योंकि सामाजिक अधिकार समाज के द्वारा प्रदत्त है, तो वह समाज ने दिया है तो समाज के द्वारा ही लिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था ने जो हमारे अधिकार है उसको भी संवैधानिक अधिकार बनाने का प्रयास किया, उस पर भी अधिग्रहण कर दिया। एक तरह से कहे तो लोक के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी कि समाज होता ही नहीं है, क्योंकि समाज होगा तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, और राज्य ने स्वयं को ही समाज घोषित कर दिया। जब समाज का अस्तित्व ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो बहिष्कार का कोई प्रभाव रह नहीं जाता है। आखिर इस बहिष्कार की आवश्यकता ही क्यों है? तो जैसे हम एक काम को देखते हैं, विवाह की बात करते हैं। विवाह क्या है? विवाह एक समाज के द्वारा बनाया गया नियम है, क्योंकि बिना विवाह के भी स्त्री और पुरुष साथ तो रह सकते हैं, लेकिन समाज में स्वच्छंदता ना फैल जाए, या फिर जो संतानें उत्पन्न होंगी उनका उत्तरदायित्व तो होगा। परिवार व्यवस्था से ही जो है संस्कार पीढ़ियों में आगे जाता है, और हम लोग जो है सहभागिता सीखते हैं। यह सारी चीजें परिवार से ही आती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस परिवार व्यवस्था को नहीं मानता है और कहता है नहीं, हमें तो लिव इन रिलेशन में ही रहना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वो उनका मौलिक अधिकार है, किंतु सामाजिक अधिकार नहीं है। समाज ने एक व्यवस्था का निर्माण किया है, और यदि आप समाज में रहेंगे तो आपको समाज की उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा, अपनी सहमति देनी पड़ेगी। या तो फिर आप समाज की किसी और ऐसी इकाई से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है जो उस प्रकार की व्यवस्था को मान्यता देती हो, जैसे पश्चिम में है। लेकिन समाज की बात करें तो समाज तो विश्व समाज ही कहलाएगा। हाँ, वहाँ पर अलग अलग इकाइयाँ हो सकती हैं, अलग अलग भाग हो सकते हैं। तो समाज जो है वह भी कुछ अधिकार देता है, वही सामाजिक अधिकार जो है वापस लिए जा सकते हैं। खाप पंचायतों की जो नियुक्ति की गई थी, वो नियुक्ति भी इसीलिए की गई थी ताकि वर्तमान व्यवस्था में जो हम देख रहे हैं, जो 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है, चाहे जस्टिस वर्मा हो, चाहे जितने भी आज भारत में न्यायाधीश हैं, या जो खाप पंचायतों को गाली देने वाले लोग हैं, उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं खाप पंचायतें निर्णय नहीं करती है, दूसरी तरफ आप कौन सा निर्णय कर रहे हैं? आपके केसेस भी 10 साल, 20 साल, 25 साल से लटके पड़े हैं।
क्या इसको न्याय कहा जा सकता है? न्याय तो आप भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी स्थिति जो है वह खाप पंचायतों से भी अधिक जो है वो बदतर है। और उसका कारण सिर्फ एक है कि आपने जो है डिसेंट्रलाइज्ड करने की जगह जुडिशरी को जो है सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। अर्थात आप स्वयं को ईश्वर की भूमिका में मानते हैं, आप मानते हैं समाज कोई निर्णय नहीं ले सकता, खाप पंचायतें कोई निर्णय नहीं ले सकती, उनके सारे निर्णय गलत हैं, वो लोग नासमझ हैं, वो लोग मूर्ख हैं। आप लोग सारे विद्वान बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ आता है और उसके बाद भी जो है नंबर ऑफ केसेस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर आप जुडिशरी को ओवरलोड करते चले जाएँ और ओवरलोड करने के साथ-साथ आपने 10 काम और पकड़ लिए हैं, आप समीक्षा में भी लग गए हैं, आप जनहित में भी लग गए हैं, आप राष्ट्रपति के अधिकारों में भी कटौती करने लग गए हैं। आप सब कुछ तो करना चाह रहे हैं कि सब कुछ हमारे अंडर में आ जाए। लेकिन एक व्यक्ति की अगर क्षमता केवल 10 किलो भार उठाने की है और उसे 50 किलो का भार दे दिया जाए, तो वो नहीं उठा पाएगा, वो जो है उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो यही स्थिति है कि राज्य की अपनी एक क्षमता है। और जब क्षमता है तो उसे कुछ काम देने थे चाहिए थे समाज को। खाप पंचायतों को दंड देने का अधिकार नहीं देना चाहिए था, किंतु कई ऐसे मामले हैं जो कि खाप पंचायतें या ग्राम सभाएँ जो हैं, वो अपने स्तर पर सुलझा सकती हैं। जैसे हम भूमि के विवाद की बात करें, भूमि के विवाद की बात की जाए, तो अगर केवल 2 ही इस देश में कानून बन जाते, एक व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता और दूसरा संपत्ति को मौलिक अधिकार में डाल देते, तो बहुत सारी जो है समस्याएँ सुलझ जाती और फिर जो छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं, खाप पंचायतें हैं, वो भी संपत्ति के विवाद को सुलझा सकती थी। लेकिन आपने हर संपत्ति के विवाद को कोर्ट में ही भेज दिया है। 2 भाई अपने संपत्ति के विवाद में 10 साल, 20 साल से लड़ रहे हैं और वकील जो है दोनों तरफ से पैसा खा रहे हैं, न्यायाधीश भी घूस खा रहे हैं। लास्ट में दोनों को पता चलता है कि दोनों ने कोर्ट में जाकर के गलती कर दी। इससे अच्छा था कि दोनों ने बाहर सुलह कर लिया होता या खाप पंचायत के माध्यम से उनका सुलह हो जाता। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ जानबूझ करके उनको जो है बदनाम किया गया ताकि एक ऐसी व्यवस्था चलती रहे जिसे कहा जाता है हमारा जो कानून है या न्याय व्यवस्था है वो वकीलों का स्वर्ग है। ये सब कुछ इसीलिए किया और मैं ये देखता हूँ यह ब्रिटिशियर्स के द्वारा एक षड्यंत्र था। जब वो भारत में आए तो उन्होंने कहीं न कहीं भारत का अध्ययन किया और देखा। 1860 में जो कानून बनाए गए उसका उद्देश्य यही था, इस देश के लोग कानूनों के चक्कर में जो है वो अदालतों में ठोकर खाते रहे, कभी किसी को समय पर न्याय ना मिल पाए और ऐसी अव्यवस्था आ जाए जिसका कोई समाधान ना हो। तो हमारी व्यवस्था को ब्रिटिश काल में ही बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक तोड़ा गया। दूसरी विकृति हमारे यहाँ इस्लामिक शासन काल से आई खाप पंचायतों ने दंड Zegaronics, दी। always ahead. ये गड़बड़ी तो है, लेकिन ये हमारी गड़बड़ी नहीं थी, ये बाहरी आक्रांताओं के कारण जो हमारी जो खिचड़ी बनती चली गई हमारे संस्कृति में या हमारे समाज व्यवस्था में, उसके कारण ये स्थिति आई कि हम यहाँ पर खाप पंचायतों ने दंड देना शुरू कर दिया और उसका कारण भी राज्य दिखाई देता है। जब राज्य दंडित नहीं करेगा, राज्य की नियुक्ति की गई है वह दंड दे और राज्य समय पर दंड ही नहीं दे पा रहा है, ऐसे में जो है वो सामाजिक हिंसा बढ़ रही है और कहीं न कहीं खाप पंचायतें भी अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। तो ये जो न्याय व्यवस्था है इसको डिसेंट्रलाइज़ करने की आवश्यकता तो है, क्योंकि यह मानकर चलना चाहिए कि भारत की न्यायालय सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती है। स्त्री-पुरुष के विवाद होते हैं, बहुत सारे विवाद ऐसे हैं, जिसको जो है वो सुलझाया जा सकता है छोटे स्तर पर ही। लेकिन एक बार आप न्यायालय में चले गए, तो उनका सबसे पहला सुझाव होता है कि इनमें डाइवोर्स करवा दिया जाए। वो पूर्ण प्रयास करते हैं। वो कहीं सुलह कराने की नहीं सोचे, कहीं समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। वो जो है एलिमनी के नाम पर महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध भड़का करके, पुरुषों को महिलाओं के विरुद्ध भड़का करके और आपके ऊपर देखेंगे एक केस होता है ना, तो एक केस के साथ आपको बोलेंगे, नहीं ये भी केस लगाओ, ये भी बनता है, वो भी बनता है। आप 10 केस उसके साथ ठोक दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई उनको तो अपना पैसा बनाना है। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है जिस चीज़ को निचले स्तर पर सुलझाया जा सकता है, उसको 10-10 वर्षों तक केवल खींचा जा रहा है और वर्तमान व्यवस्था में न्याय तो किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है या हो रहा है तो बहुत देर से हो रहा है। आज भी भारत में जो हमारे यहाँ जो रेप केसेस होते हैं, उसमें कन्विक्शन का परसेंटेज देखते हैं तो अराउंड 1% के आस-पास आता है। 1,20,000 केसेस में से लगभग
25 से 30,000 रिपोर्टेड होते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस कैटेगरी में आती भी नहीं है। वो छेड़छाड़ का मामला हो जाता है, या फिर आप कह लीजिए सहमति से बनाए गए संबंध हैं, वहां पर भी अनावश्यक कानून बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं कानूनों के माध्यम से तो जो है पूरी की पूरी न्यायपालिका जो है अपना भ्रष्टाचार करती है, वकीलों का जो वेतन है वो चलता है। लेकिन समाज जो है जब तक सक्रिय नहीं होगा, तब तक उसकी समझदारी में भी वृद्धि नहीं होगी। बहुत सारे लोग आज भी कह देते हैं, ये खाप पंचायतें तो क्या निर्णय करेंगी, ये तो गलत-सलत निर्णय करती हैं। मैं मानता हूँ कि ये विकृति तो हमारे समाज में आ गई। अब आ गई तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है, इनको दंड देने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो अधिकार होने ही चाहिए जिससे ज्यूडिशरी ओवरलोडेड ना हो जाए। तो ऐसे में जब सक्रियता बढ़ेगी, तभी समझदारी बढ़ेगी, तभी सहभागी लोकतंत्र होगा। जो हमारी व्यवस्था 800 वर्षों से बिगड़ी हुई है, तो केवल व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, व्यवस्था के साथ-साथ हमारी जो समझदारी थी उस व्यवस्था के बारे में, वो समझदारी भी हमारी घट गई है। और समझदारी तभी बढ़ेगी जब हम लोग सक्रिय होंगे। काम करने से ही क्षमता बढ़ती है, अगर आप निष्क्रिय हो गए, तो आपकी क्षमता भी घटती चली जाएगी। तो खाप पंचायतों को समाप्त करना और समय पर न्याय ना करना, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी गलत है। आप खाप पंचायतों पर तब प्रश्न उठा सकते थे जब आप स्वयं समय पर न्याय देने में सक्षम होते। जब आप स्वयं सक्षम नहीं हैं तो फिर एक जो व्यवस्था किसी ढाँचे का समाधान कर सकती है, या फिर ये कहें कि वो सहभागी है, समाज जो है वह सहभागी है लोकतंत्र में, लेकिन राज्य ने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया है, उसको कोई अधिकार नहीं है। एक ही अधिकार होना चाहिए था, केवल सामाजिक अधिकार, अर्थात समाज ने साथ रहने का अधिकार दिया है, वापस ले सकता है। उसको भी इन्होंने जो है कास्ट के बेस पे, जातियों के नाम पे, वर्ग विद्वेष के नाम पर उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, और अपने आप कुछ करने की क्षमता दिखाई नहीं दे रही है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएँ। जब कपिल जी को अगर कोई बात कहनी होगी, जब चाहेंगे तब वो बोल सकते हैं, किसी विषय पर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए बाबा जी, लोग हैं उन सबको ये छूट है कि अगर उनको कोई विषय से अलग भी कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं। जी, बाकी के साथी बताएँ। अनिल जी हैं या हमारे साथ जो सुरेंद्र विश्वकर्मा जी है, आप लोगों को कुछ बात रखनी है तो आप लोग रखिए। सर, इसमें जो खाप पंचायत है, जी, बताइए। ये क्या वर्तमान में भी कार्यरत है? मतलब इसकी अभी भी चलता है खाप पंचायत का? लगभग नगण्य है, नगण्य हो गया है ना? क्योंकि अधिकार तो कुछ है ही नहीं। नहीं। तो अधिकार विहीन इकाई कब तक अपना अस्तित्व बचा पाएगी? नहीं, इसका कुल मिला के देखा जाए तो अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त हो गई है ना? जी, संवैधानिक तरीके से समाप्त कर दिया गया है। जी। और लोग बताइए। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी, बताइए पौधे जी। समाज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि समाज की अवधारणा वर्णवाद से आती। समाज की एक व्यवस्था है, जिसकी व्यवस्था नहीं रहेगी वह कहीं दिखेगा नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। और भारतीय समाज से वर्ण खत्म हो गया। जो ब्राह्मणवाद था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे, वह समाज की व्यवस्था थी, जिसमें वर्णों से बहिष्कृत किए हुए लोग होते थे, जिसमें ऊंच और नीच होता था। जो समाज के लिए एक आवश्यकता थी,
कि जो समाज के लोग गलत करते थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, जिन लोगों ने शिक्षा के लिए फीस लेना शुरू कर दिया, धन लेना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों ने उन्हें नीच घोषित कर दिया कि हम आपसे रोटी और बेटी का संबंध नहीं रखेंगे। क्षत्रियों ने मान सिंह जैसे लोगों को, जो मुगलों के साथ लड़ने लगे, पैसे के लिए राष्ट्र से मोह त्याग दिए, उनको नीच घोषित कर दिया कि कछुआ ठाकुरों से हम जो है रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे। वैश्यों ने जायसवाल जाति को नीच घोषित कर दिया कि आप जब शराब बेच रहे हो, ट्रेडिंग का काम है हमारा, ठीक है, लेकिन आप इतने नीचे गिर जा रहे हो कि मदिरा बेच रहे हो, जिससे समाज को क्षति होती है, तो हम आपसे रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेंगे। शूद्रों ने बहुत पहले जो है कतिपय कारणों से धोबी समाज के लोगों को नीच घोषित कर दिया कि हम आपसे रोटी बेटी का संबंध नहीं रखें। बाकी जिन्हें हम और शूद्र समझते हैं, जो एक भ्रांति है कि हरिजन, दुसाध, पासी ये लोग शूद्र हैं, तो इन लोगों का इतिहास है, इनके राजमहल हैं, ये लोग शूद्र नहीं हैं, ये प्राचीन राजा थे और गद्दी की लड़ाई में ये हार गए मुगल पीरियड में, और उससे पहले तो ये समाज से बहिष्कृत कर दिए गए राजाज्ञा के कारण। जो राजा बना उसने एक आदेश दिया कि ये समाज से वंचित हो जाएं, अछूत करार दिए दिए गए, इनसे हुक्का पानी बंद कर दिया गया, इनसे संबंध रखने वालों को भी दंड दिया जाएगा, जिस डर से इन्हें समाज से बाहर कर होना पड़ा। ये जो हमारे प्राचीन राजा थे, इनकी स्थिति ये थी। तो समाज का ब्राह्मणवाद जो वर्णों में बटा हुआ था वह टूट गया, और महारानी विक्टोरिया ने उपनिवेशवाद के काल में शूद्रवाद को बढ़ावा दिया। वो भी गया गुजरा शूद्र। हम शूद्र की जो व्यवस्था देते हैं उसमें महानता है कि वे अपने पेशे अनुसार काम करते हैं, वो गुलाम नहीं होते। लेकिन विक्टोरिया ने अपने गुलामों से शासन करवाया, अपने नौकर से शासन करवाया। अमेरिका में उन्होंने जैसे भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी, ऐसे अमेरिका में उन्होंने लगभग 7 या 8 कंपनियां भेजी थी, क्योंकि अमेरिका को संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था उनको। तो उन 8 कंपनियों ने इस शूद्रवाद का विरोध किया और उन्होंने विक्टोरिया से नाता तोड़ लिया। उन्होंने यह फैसला किया कि हम अमेरिका से लूटा हुए धन को ब्रिटेन को नहीं देंगे, और उन्होंने यह घोषित कर दिया कि हम जो है आज़ाद हैं, और वह खुद अमेरिका पे शासन करने लगे। जो अमेरिकी मूल के लोग थे उनको तो वो लोग गुलाम बना के रखे, लेकिन जो कंपनियों के लोग थे वो लोग खुद को आज़ाद घोषित कर लिए और अमेरिका पे शासन करने लगे। वे ब्राह्मणवाद के रास्ते पे चलने लगे, वे पूंजीवाद के रास्ते पे चलने लगे। बाकी समाज जो है शूद्रवाद के रास्ते पे चलने लगा, और जिस वजह से समाज पूरी तरह से बिखर गया। भारत भी शूद्रवाद के ही रास्ते पे चल रहा है, जिससे यहाँ भी समाज का अस्तित्व मिट गया है। अब यह समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपना निर्माण करे। जो विचारक समाज के लिए विचार व्यक्त करते हों, उन्हें वो मान सम्मान दे, उनसे अपने लिए व्यवस्था बनवावे।
और जो ऐसा नहीं करेंगे वो उसका हिस्सा बने रहेंगे। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए आदरणीय। सभी आज की चर्चा में उपस्थित साथियों का अभिवादन करते हुए आज का जो चर्चा का विषय रखा गया है खाप का, जिसे तो हम देखते हैं कि 2 साल पहले जब हरियाणा का इलेक्शन होना था उसमें खाप समुदाय का और खाप जो एक संगठन संस्था टाइप का है का उसमें कुछ निर्णय न्याय जो लिए जाते थे उसके विरुद्ध में भी कुछ आवाजें उठी थी और खाप पंचायत इसमें बहुत ही अपना अड़ियल और कड़ियल रवैया अपनाया था। तो जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि खाप पंचायत जब 14वीं 15वीं शताब्दी थी उस समय से कम बेसी कार्य में है। और पूर्व में हम देखते हैं कि हालांकि हर एक समय जो है चाहे वह राजशाही शासन हो चाहे सामंतवादी शासन हो जमींदारी शासन हो, सब में जो है समाज की एक जो पंचायत की व्यवस्था है वह कारगर थी और उसकी मान्यता थी। और बहुत सी समस्याएं जो हैं वो सामाजिक पंचायत में निपटती थी। और हम आज भी देखते हैं कि जब चारों तरफ से थक हार जाते हैं तो उन समस्याओं को समाज में पंचायत के द्वारा, चाहे पारिवारिक समस्याओं का पारिवारिक पंचायत, गांव के समस्याओं का गांव का पंचायत, इस प्रकार से समस्याओं का निराकरण आज भी होता है। और उस पंचायत में शारीरिक दंड की तो वैसी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, लेकिन आर्थिक रूप से उन पंचायतों को दंड कहिए या मुआवजा कहिए लगाकर बहुत सा समस्या को, जहां जो भी अगर समझदार व्यक्ति जिनको कहते हैं या समाज में जो मार्गदर्शक के रूप में है वो समस्याओं को निपटारा करते हैं। लेकिन जब तक दोनों थकते नहीं है तब तक वो निपटारा नहीं हो पाता है। काहे कि हम लोग भी हैं कि कई समस्याओं का देखते हैं कि पहले उनको समझाइश किया गया लेकिन नहीं समझे और बाद में वही थक हार करके और सामाजिक जो पंचायती व्यवस्था है उसके द्वारा निपटा
और निपटने के जाकर के वो फिर कोर्ट में अपना सोलहनामा लगा करके और केस को जो है उठा लिए या समाप्त किए। और यही सबसे बेहतर और सुखद व्यवस्था है और आगे का विकास की रास्ता भी खोलता है। लेकिन पूर्व में सामाजिक व्यवस्था को अधिक मान्यता था। राजा महाराजा भी सामाजिक व्यवस्था को मानते थे। आज जो है किसी भी प्रकार का न्यायिक व्यवस्था है वो जो आज हमारा राजा के रूप में हम जैसे कह लें कि लोकतंत्र है, तंत्र है, सरकार है, इसको को लोक ने नियुक्त किया है, तो वो किसी प्रकार का अधिकार जो है समाज को नहीं देता है कि आप जो हैं तो समाज में किसी प्रकार का अगर समस्या है तो उसको आप निपटावें या कुछ जो है आप अपनी इतना सरकार के द्वारा अधिकृत हैं जिसके माध्यम से कि समस्याओं को निपटा सकते हैं। ये तो समाज में आपसी सहूलियत और समन्वय की स्थिति में जब दोनों पक्ष जो रहते हैं वो सोचते हैं कि चलिए आपस में जो भी 19-20 5 पंच कह देंगे उसको हम लोग मान लिया जाए और समस्या का निपटारा कर लिया जाए। चाहे कहीं कहीं जमीन विवाद होता है, भाई भाई का विवाद होता है, कहीं पर घरेलू हिंसा का समस्या आता है, कहीं पर शादी ब्याह का समस्या आता है। 3 समस्याओं को आज भी समाज में निपटान होता है। लेकिन जहां तक खाप पंचायत की बात है तो खाप पंचायत भी पहले खाप जो थे वो बहुत से कबीले के रूप में इधर से उधर से भ्रमणकारी हुआ करते थे। लेकिन ये जब हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास में अस्थायी रूप से बसे तो इन्होंने एक अपना समुदाय बनाया, समूह बना करके और अपनी समस्या का निपटारा करने का एक पंचायत बनाया जिसको कि खाप नाम रखा है। और उसमें पहले गुज्जर, जाट तथा अन्य बहुत से समुदाय थे, सबका इसमें पंचायती का काम होता था। लेकिन अभी जो है ये खासकर जो है जाट समुदाय का ही नेतृत्व कर रहा है और पंचायती कर रहा है। लेकिन कानूनी रूप से इनको भी किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो जब कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है तो ये कॉमन रूप से ही कोई भी समस्या का समाधान करते हैं। और अगर वो किसी विशेष तरीके का जो पूर्व में उपयोग करते थे अगर करते हैं तो फिर इन पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। अब खाप पंचायत में भी देखने को कभी कभी मिलता है कि जो महिलाएं हैं इनकी स्वतंत्रता का कुछ जो है बंदिश करते हैं, पर्दा प्रथा करते हैं तथा और कहीं निकलने का। तो इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई तो ये सारी चीजें जो है वो सही नहीं है। लेकिन जो भी लोक स्वराज का मार्ग है, जो समझदारी का मार्ग है और उस समझदारी से जो भी परिवार है या जो भी समाज है अगर चलता है
तो उनके जीवन में संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। समाज में एक कहावत प्रचलित है कि अदालत और अस्पताल, इसमें हमें जाना न पड़े और पुलिस को हमारे घर आना न पड़े। अगर इससे हम बचे रहते हैं तो हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन खुशहाल रहेगा। यही समझदारी है। तो आगे और हमारे विद्वद्जन साथी हैं जो खाप के बारे में अपने विचार को रखेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हाँ हाँ, नमो नमः। जी बताइए आदरणीय। हाँ, हरिओम। अपराधों को रोकने में समाज की भूमिका और न्यायपालिका की भूमिका, दोनों को हम समझने के लिए यहाँ पर एक वैचारिक जो है कि दृष्टिकोण समझ रहे हैं। अपराधों को रोकने में न्यायालय की प्रक्रिया को मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत धरना प्रदर्शन करके थाने के ऊपर दबाव दे करके अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। तो वहां से भी राजनीतिक हस्तक्षेप और न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप के द्वारा जो है कि वो छूट जाते हैं। ऐसे बहुत से अपराधी हुआ करते थे जो अपना एक तंत्र विकसित कर लेते थे, जिनका एक तंत्र सरकार में, एक तरफ जो है कि न्याय व्यवस्था में, एक तंत्र प्रशासन में, पुलिस व्यवस्था में तक पहुंचती रहती। और यह माफिया एक माफिया से अपना तंत्र बना करके नेशनल स्तर पर तंत्र को अपना विकास किया करते हैं। तो इसमें यह है, जैसे बहुत सी चीजें हैं समाज की भूमिका का हमें समझना है। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिसको जो है कि न्यायपालिका रोक नहीं सकती। छोटे मोटे लेन देन में भी जो है कि न्यायपालिका की भूमिका को मैंने देखा है कि वहां पर उसका कोई निर्णय नहीं, या कोई भूमि विवाद है वहां पर भी उसके निर्णय को देखा हूँ। और वही समाज जो है कि उनके घर तक पहुंच रखता है और विचारों से जुड़ा रहता है, आपसी संबंधों से, और उनका एक बने प्रभाव देखा है। जैसे समाज के चार लोग खड़े होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति की भूमिका बदल जाती है। वह समाज के लोग खड़े होकर देखते ही एक दबाव में आ जाता है, अपनी भाषा, अपना पक्ष एक बुद्धिमत्ता पूर्ण तरह से रखने का प्रयास करता है, और यहाँ पर अपनी बात को मनवाने के बजाय मानने की भूमिका में आ जाता है, क्योंकि उनको उसी समाज में उठना बैठना है और वही व्यवस्था में उसको जीना है। वही न्यायिक व्यवस्था में जब समाज व्यक्ति जाता है, वहां पर हमेशा जो है कि नकारने की भूमिका में रखता है, कोई बात उसको मानना ही नहीं, हर तरह से अपना पक्ष रख करके और वहां से जो है कि मुक्त होने का प्रयास करता है एक अपराधी। और एक अपराधी भी अपने समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है। तो समाज की बात बनेगा तभी किसी व्यक्ति का समाज में स्थान बनेगा। और वहां पर गलत सही क्या है, न्याय व्यवस्था के पास ऐसा कोई तंत्र है नहीं जो है गलत सही को जो है कि अपनी सूत्रों के माध्यम से जो है समझ सके। हम अपने बाल्यावस्था में गांव की जो है कि में जो है कि जो मुखिया लोगों का था, उसमें सामाजिक व्यवस्था थी,
या जो आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था को मैंने देखा है। महिलाएं जैसे घरेलू मामले हैं, विवाद हैं और एक महिला दूसरे के साथ रहना चाहती है या एक ऐसा कोई पारिवारिक जो है कि हमने देखा है, तो वहां पर उसको सेटलमेंट करते हुए, तो हमने देखा है कि हाथों हाथ सेटलमेंट कैसे कर लेते हैं। एकदम अशिक्षित और गंवार लोग हैं और सेटलमेंट कर लेते हैं और वहां पर सब लोग अपनी अपनी भूमिका में चले जाते हैं। हमने एक गांव था दक्षिणांचल में, मुटेरा गांव में, वहां पर हमने कुछ अपना काम करवाना था। तो वहाँ गांव की भूमिका से हमने देखा है कि कैसे वो अपने पारिवारिक समस्याओं को हल करते थे अपने आपसी समाज के तंत्र में। और अपने गांव में भी देखा है, जो पारिवारिक विवाद होती थे, शाम को इकट्ठा होते थे, तो जैसे छोटे-मोटे मामले हैं तो उसको जो है कि शाम तक निपटारा हो जाना है। यहाँ तक कि सुबह का झगड़ा शाम तक निपटारा हो जाता था। एक विशेषतः झगड़े जो है कि युवा वर्ग में होता है और वृद्ध में होता नहीं। बाद में जब दो पक्ष हो जाता है तो उसमें जो है कि उसके लोग जो है कि जब निपटारा नहीं हो पाता है, वहाँ पर वरिष्ठ लोग भी जो है कि अपना पक्ष बना लेते हैं। अब निपटारा होने की स्थिति में तो भाई देखिए सब लोग अपने-अपने जो है कि स्थान पा जाते हैं। तो वही चीज़ें जो है कि जब न्यायालय व्यवस्था में जाती है, पुलिस तंत्र में जाती है, यहाँ पर भी देखा है, यदि मैं न्यायालय की बात न करूँ, यदि थाने चौकी पर भी जो पंचायत बैठती है, वह भी बड़ा अच्छा काम करता है। और थानेदार की भी एक भूमिका होती थी उसमें, तो विवाद को निपटारा कराने में। तो थाना जो है, थानेदार का ये होता है दोनों पक्षों पर दबाव देकर के पंचायत तक ले आना। तो वहाँ पर भी अपने हाथों हाथ जो है विवाद को निपटते हुए देखा गया है। ऐसे ही घरेलू मामले में, जहाँ तलाक के मामले में, दहेज इत्यादि के मामले में, 2 परिवारों के मामले में, तो वहाँ पर थानेदार किस तरह से जो है कि दोनों पक्षों को बैठा कर निपटारा कर देता था। और वही निपटारा जब अदालत में चला जाता है तो उसको समझिए कि निपटारा आदि न चाहने की स्थिति में तो शायद संभव हो कि निपटारा हो जाए। कोई एक पक्ष जो है कि अंत में जब समर्पित कर देता है या थक जाता है या एक पक्ष जो है कि पैरवी नहीं कर पा रहा है, तभी जाकर के निपटारा होता है, नहीं तो लड़ते रहते हैं तो कोई उसका हल की संभावना नहीं है। अब खाप पंचायतों में जो है कि अपना एक तंत्र होता था, सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते थे। वो तंत्र के माध्यम से अपना सूचना अपना लेते थे और व्यक्ति के जो चरित्र है तो व्यक्तिगत रूप से सब लोग जानते हैं, समाज में कैसा कौन व्यक्ति है। और प्राथमिक दृष्टि से कुछ अपना जो है कि आदेश जारी करते थे भाई ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। बाद में यदि निर्णय कुछ लेना है तो हम बताएँगे। यदि निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर कुछ आदेश दे देते थे। फिर भी निर्णय बाद में यदि होता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी निर्णय आ जाता था, समय पर यदि ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आदेश तो लागू हो जाता था तुरंत का तुरंत। लेकिन हमें देखते हैं आदेश भी कोई लागू नहीं हो पा रहा है, न थानेदार का, न न्यायपालिका का, और वहीं भटकाव भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो सरकार और समाज की व्यवस्थाओं में एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए। तो ये तो है ही है, सहयोगी तो बने रहना ही जो है कि उसका अस्तित्व बनता है। और समाज और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज जो है कि सुरक्षा और अंतिम निर्णायक व्यवस्था में सरकार से अपेक्षा रखती है। तो समाज जो है कि सरकार समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए होता है। और समाज सिर्फ इतना करता है कि सरकार जो है कि व्यवस्थित रहे, उसमें अपनी भूमिका रखता है। तो इसमें समाज की जो भूमिका होती थी सरकार को व्यवस्थित करने में, वह भूमिका जो है कि समाज नहीं कर पा रहा है और सरकार समाज का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। दोनों अपने-अपने स्थान से थोड़ा-सा दिग्भ्रमित हैं। समाज को चाहिए कि सरकार की भूमिका जो है कि तय करे। कैसे तय होगी? समाज के माध्यम से यह तय होना चाहिए कि वोट किसको दिया जाए।
समर्थन समाज किसका करे, जनता किसका समर्थन करे, किसको जो है कि चुनाव करे, इसमें समाज की भूमिका होती है और यह भूमिका कुछ वर्ग में है। हमने मुस्लिम समाज में देखा है कि किसको जो है कि जनता समर्थन करे उनकी, उसकी भूमिका वो तय करते हैं। और वैसे कुछ जातीय समाज है, इसकी भूमिका तय करते हैं कि किसको उनका समाज समर्थन करें। लेकिन यह एक पहलू होता है, तो वह समाज अपने लाभ के लिए, अपनी व्यक्तिगत जो है कि फायदे के लिए या आरक्षण पाने के लिए या कुछ जो है कि विशेष कानून के समर्थन करने के लिए वो हिसाब से अपनी जो है कि सरकार में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सरकार का समर्थन करती है। जो समाज सरकार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए जो समर्थन करती है, वह जो है कि सरकार को विकृत करती है और समाज को विकृत करती है, क्षेत्र को विकृत करती है। जो समाज जो है कि जैसे मुस्लिम समाज हुआ या जातिवादी संगठन जो समाज होता है, वे जो है कि सरकार को या अपनी जो समर्थन देते हैं वो सरकार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए। और यह समाज और सरकार में अधिकार प्राप्त करना दोनों एक दूसरे के लिए विरोधी हैं, एकदम विपरीत हैं। और यही स्थिति जो है समाज को अधिक विकृत करती है। यदि मुस्लिम समाज संगठित हो और मंगला प्रसाद जी शॉर्ट हाँ करिएगा, 10 मिनट हो गए हाँ आपको। ठीक ठीक ठीक, तो समाज संगठित हो और समाज जो वोट के लिए चिन्हित करती है वो इसलिए चिन्हित करती है कि समाज की व्यवस्था को मजबूत करे, न कि समाज की सरकार की उपस्थिति में अपना हस्तक्षेप बढ़ाए। तो इसी वजह से दोनों में विकृति पैदा हो रही है। इसलिए मैं अपनी बात अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि समाज जो है कि अपनी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए जो है कि समर्थन न करें, समाज अपने को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार का समर्थन करे, तो वहां पर सरकार का समाज में सहयोग होगा और समाज जो है कि सरकार को एक अच्छी स्थिति प्रदान करने अपना सहयोग समर्थन देगा। इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी धन्यवाद। मैं नए साथियों से भी जो है आग्रह करूंगा कि जो नए साथी हैं वो भी अगर कोई प्रश्न है या कोई बात है तो वो भी रखें। चलिए मैं पहले रख देता हूं कुछ। जी बाबा जी। कि मुझे इस बात की जानकारी पक्की नहीं है कि जातीय पंचायत पहले बनी या गांव की पंचायत पहले बनी, क्योंकि माना तो यही आता है कि ग्राम पंचायत होती थी, लेकिन फिर ये खाप पंचायत और जातीय पंचायतें भी मजबूत होने लगी। दोनों में कहां से क्या हुआ वो पता नहीं है, लेकिन जो जिस खाप पंचायत की बात हो रही है, उस खाप पंचायत में एक 36 जात की भी खाप पंचायत होती है। 36 जात मतलब 36 जात का मतलब है कि कोई जात नहीं, पूरे गांव के लोग बैठ करके। तो हो सकता है कि पहले ऐसा ही स्वरूप रहा हो, कैसे रहा ये पता नहीं है। लेकिन बहुत पुराने जमाने में खाप पंचायतें या ग्राम पंचायतें अनुशासन बना के रखती थी। उनको दंड देने का तो अधिकार था नहीं। दंड तो वो अगर वो सहमति से स्वीकार करेगा तो दंड आप दे सकते हैं, नहीं तो बलपूर्वक तो दंड देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बहिष्कार करने का बहुत तगड़ा अधिकार था और लोग आम तौर पर पंचायतों से डरते थे।
दिक्कत कहां से शुरू हुई कि जब भारत में मुसलमान आए, मुसलमानों ने कहा कि नहीं, बहिष्कार नहीं, हमें दंड देने का अधिकार है। क्योंकि मुसलमानों के यहाँ तो चलता है, मार देते हैं, उसको बोलते हैं संसार करना। तो मुसलमान तो दंड दे सकते थे। मुसलमानों के शासन काल में खाप पंचायतों में भी कुछ कुछ ये बुराई आ गई। उसके बाद आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, कोई पंचायत नहीं मानी जाएगी, कोई बहिष्कार भी नहीं माना जाएगा, तो मारपीट तो आप कर ही नहीं सकते, इससे दंड तो आप दे ही नहीं सकते, बहिष्कार भी नहीं कर सकते। तो अब पंचायतों की भूमिका ही खत्म हो गई। अब इसी का कुछ अपभ्रंश अभी खाप पंचायतों में दिखता है। खाप पंचायतों में कुछ कुछ 36 जात की भी मानी जाती है अभी भी। तो कई कई खाप पंचायतें दंडित भी कर देती हैं, कई दंडित नहीं भी करती हैं, बहिष्कृत कर देती हैं। लेकिन सरकार उसमें हर तरह से अब रोक रही है, पंचायतों को किसी तरह का निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं दे रही है। अब थोड़ा थोड़ा अभी आदिवासियों में सरकार ने कुछ 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची करके उनको फिर एक जातीय ग्राम पंचायत का नहीं दिया है, आदिवासियों को दिया है ये अधिकार। जबकि देना चाहिए था ग्राम पंचायत को अधिकार। हम लोग इस पक्ष के थे कि ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाए बहिष्कार का। लेकिन अब चलिए, जो भी है वो तो सामने दिख ही रहा है। तो खाप पंचायतें 90% 80% तो करीब करीब ठीक, कहीं कहीं वो दंड देने लग गए, वो गलत था। उनको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात और समझना पड़ेगा कि पहले हमारे समाज व्यवस्था गड़बड़ हुई, तब राज्य ने दखल दिया, या राज्य ने पहले दखल दिया और समाज व्यवस्था गड़बड़ हुई। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कब से समाज व्यवस्था गड़बड़ हुई हमारी? भाई पुराने जमाने में तो गड़बड़ नहीं रही होगी, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था सब योग्यता और कर्म के आधार पर निर्भर थी। कब से ये जन्म के आधार पर शुरू हो गया, ये कोई इतिहास इसका पता नहीं है। लेकिन विकृतियां आई, इन विकृतियों को ठीक करना, सुधारना चाहिए था। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, गांधी, ये सब लोग इन विकृतियों को सुधारना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे। मैं खुद देखा हूं, मेरे घर में एक पंडित जी आए खाना खाने, रसोई घर में बिठा के खिला रहे थे हम लोग। तो हमारी माँ से पूछा कि पंडित जी आप कहाँ के रहने वाले हैं?
तो पंडित जी बताए गाजीपुर के। तो बोले कि गाजीपुर, तो गाजीपुर तो मेरा घर है, गाजीपुर में कौन मोहल्ला? तो बताए कि वो डोम मोहल्ला। कहे डोम मोहल्ला में कहां से पंडित आ गए, वहां तो कोई है नहीं, किसके लड़के हैं? तब वो बताए फलाने डोम के। अब वो तो पूरा ब्राह्मण बन करके कथा कहते थे और फिर बाद में भी कहते रहे। पंडित नंदलाल नाम शायद कोई सुना होगा, तो सुना होगा, उनके छोटे भाई थे वीरेंद्र, पंडित वीरेंद्र, डोम थे जात के। तो इस तरह मैंने खुद देखा है। तो ये लोग इन बुराइयों को ठीक कर रहे थे। अभी श्री राम शर्मा ने भी इस दिशा में बहुत काम किया है, कुछ रामदेव भी कर रहे हैं इस दिशा में, हम लोग तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने या कुछ लोगों ने इन बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को ठीक करने की कोशिश की, ग्राम पंचायतों को जिंदा करने की कोशिश की, और राजनेताओं ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, और उसका परिणाम जो हुआ वो आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये मैं आपको मोटी मोटी बात संक्षेप में बता रहा था। विषय पर काफी चर्चा हो गई है, तो मैं पूरे विषय को लेना अनावश्यक समझ रहा हूं, और अभी चर्चा होगी ही। अभी तो आपके पास 20 मिनट टाइम है। तो अगर कोई बात कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। कोई किसी को कोई बात पूछनी हो विषय पर या विषय से हट करके भी, तो हमसे पूछ लीजिए। मुनि जी, हम एक बात करना चाहते हैं। संभवतः पहले, हाँ, संभवतः हमने पहले देखा था दो प्रकार के लोग बैठते थे। एक तो जाति का जो है कि पंच बैठता था, एक ग्राम का पंच बैठता था। आज दो जातियां हैं, दोनों जातियों के पंच बैठते थे अलग अलग, और उसके बाद ग्राम का भी पंच बैठता था। माने इस बार 3 और भी 2 लोगों को अन्य गांव से बुलाया जाता, इस तरह 5 लोग बैठाए जाते थे। मूलतः एक जाति का होता था, एक गांव का होता था, एक जाति का दूसरे जाति से विवाद होता था तो दोनों जातियों का पंच आता था। तो वहां पर उन दोनों से एक सूत्र मिलाया जाता था। हमारे जहाँ पहले हमने बचपन में जो देखा है, अनुभव किया है, लोगों के कानों से जो सुना है, हमने उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, होगा भाई, किस तरह रहा होगा कि इतिहास तो पता चलता नहीं है ज्यादा, अंदाज ही लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन मैं जैसे उस समय तो हम लोग जब छोटे थे तो गांव में देखते थे कि रोज लोग आकर के बैठ जाते थे, सब तरह के लोग आ जाते थे। और ये तो हमारे अपने कार्यकाल में काफी समय तक चलता रहा है, पंचायत का तो चल रहा था। अब लेकिन सारा एक तरह से सरकार ने ले लिया, और अब जो भी है वो सबके सामने है ही। चलिए, और कोई बात पूछनी हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं ब्रजेश जी को कहूंगा। कोई बात पूछनी चाहिए। बाकी के साथी बताएं। हाँ, बढ़ाइए ब्रजेश जी आप। जी बाबा जी। सभी साथियों के लिए नमन। जी बताइए बता जी।
आजादी से पूर्व लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजी शासन काल में मतलब इतने अपराध नहीं थे समाज में, क्योंकि मतलब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बोलता तो वो दमन कर मतलब उनका बोलने वाले का हर तरह से दबाते, मारते, पीटते, फांसी लगाते, कारागार में डालते। लेकिन इस तरह से जो वर्तमान समय में अपराध बढ़ रहे हैं, इस तरह के अपराध अंग्रेजी शासनकाल में नहीं थे। और मतलब 800 वर्ष जो मुसलमानों का शासन रहा, उस पीरियड में तो उनका मुसलमानों का ही, बादशाहों का ही अत्याचार रहा। लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई, अंग्रेजी शासन काल को भी खत्म करो। आजादी मिलने के बाद भारत में कांग्रेस की शासन मतलब कांग्रेस की सत्ता आई भारत में। कांग्रेस की जो सत्ता आई, कुछ प्रांतों में मतलब अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, जैसे बिहार में लालू की, यूपी में मुलायम की। तो इस तरह से मतलब सरकार की आड़ में कुछ ऐसे नेता अपराध करने लगे और सरकार भी उनको मतलब जो राजनीतिक नेता थे वो भी संरक्षण उनको उनकी मदद करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, बिहार में भी कुछ ऐसे मुस्लिम दबंग नेता थे जो हिंदुओं पर अत्याचार करते और मतलब सरकार की आड़ में नेताओं का पूरा सरकार का पूरा उन पर हाथ रहता। जो प्रदेश की सरकारें थी उनका पूरा हाथ रहता। अत्याचार उन्होंने जहां तक करा मतलब कर सकते थे, दिन दहाड़े गोलियां मारना, इस तरह से अत्याचार मतलब होते रहे। बात आती है समाज की। समाज में मतलब कुछ वर्षों पहले अगर कोई गांव में झगड़ा हो गया, गांव में आप उसमें मतलब झगड़ बैठे, तो कुछ पंचायत जो होती थी, पंच बैठते थे जो मतलब गणमान्य व्यक्ति थे, जिनको गांव की दृष्टि में समझदार व्यक्ति माना जाता था, उन लोगों के द्वारा पंचायत होती थी। तो वो पंचायती जो है मतलब पंच ही उसका जो मतलब झगड़ा था उसको निपटा दिया करते थे। अगर कोई मर्डर हो जाता है, कोई कत्ल होता, तभी पुलिस के पास जाते लोग और मतलब उससे पुलिस ही निपटती। तो छोटे मोटे झगड़े जो है अभी तक हमारे देश में गांव गांव में पंचायतें होती थी समाज की, और भली भांति उसका डिसाइड करते थे। कहीं कहीं तो प्रधान, जहाँ ग्रामों में जो प्रधान चुने जाते, पढ़े लिखे शिक्षित दबंग प्रधान थे, बिना उनकी अनुमति के पुलिस भी गांव में नहीं आती थी। जब तक उनका मतलब वो हाँ नहीं करते तब तक पुलिस भी अपराधी को नहीं पकड़ती थी। बड़े बड़ी मतलब भयंकर लड़ाइयाँ पंचायतों के द्वारा उनका समाधान हो जाता था। और मतलब जो समझदार प्रधान थे वो पुलिस तक जाने की नौबत नहीं आने देते थे। ज़्यादा ही कोई भयंकर मार काट हो जाती थी तभी ऐसे मामले पुलिस के पास जाते थे। और अब जो है अब तो मतलब 10% पंचायत होती हैं, मात्र 10%, और कम होने लगी धीरे धीरे। सारे जो भी छोटे से छोटा अगर कोई मैटर है उसे पुलिस ही निपटाती है, चाहे वो गांव का मामला हो, जिले का मामला हो, राज्य का मामला हो, उसको पुलिस ही निपटाती है। अब धीरे धीरे पंचायत व्यवस्था खत्म होने लगी है। कुछ मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में तो पश्चिमी जिलों में कुछ ऐसे भी मतलब अपराध बढ़ने लगे हैं कि मतलब जाट हैं, गुर्जर हैं, तो उन्होंने मतलब कुछ अपनी पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए ऐसी पंचायतें रखी कि लड़कियां कोई भी जींस नहीं पहनेगी। मतलब सामूहिक पंचायत रखी, उस पर फैसला करा पंचायतियों ने, कोई भी हमारे घर परिवारों में कोई भी लड़की जींस नहीं पहनेगी, तो वो नहीं पहनती, अपनी सादा वेशभूषा पहनती हैं। और कई कई गांवों में तो ये मतलब जैसे लड़कियां मोबाइल चलाती हैं, मोबाइल चलाते चलाते लड़कों से उनके संपर्क हो जाते हैं, भाग जाती हैं। तो कहीं कहीं जो है कुछ जाति बिरादरी वाले भाइयों ने ये मतलब डिसाइड करा है कि मतलब कोई भी लड़की मोबाइल नहीं चलाएगी। गांव गांव में, कई गांव में तो पश्चिमी क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ गांव में उनके मोबाइलों को तोड़ा गया है इकट्ठा करके। तो इस तरह के छोटे छोटे जो मामले हैं पहले पंचायत डिसाइड कर देती थी, अब तो उनका निपटारा पुलिस ही करती है। और जितने बार हमारे देश में राज्य में, चाहे राज्य का मैटर हो चाहे देश का मामला हो, ज्यादातर अपराध जो है वो ये राजनीतिक नेता बढ़वा रहे हैं। अगर किसी गांव में झगड़ा होता है
तो सीधे सीधे दोनों पक्ष नेताओं के पास जाते हैं और नेता क्या करते हैं, वो मतलब लड़ाई को और आगे बढ़ाते हैं, उनको समझाते नहीं, जिससे कि मतलब हमारा वोट बैंक बढ़े। पुलिस को भी फोन करते हैं, लेकिन वो पुलिस से और मतलब ऐसे पुलिस को इस तरह का संकेत करते हैं दूसरे के, वो उसको पकड़ना और उनसे कुछ रुपए लेना, तब उनका मामला निपटाना। तो इस तरह से ये नेता लोग और सो है मतलब उनका दोहन करवाते हैं उनको, मतलब और पुलिस को भी भ्रष्ट बनवाते हैं और उनका भी दोहन अच्छी तरह से, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनका मतलब शोषण करवाते हैं ये नेता। तो गांव गांव में हमारे, दूसरे राज्यों की बात नहीं करता मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। गांव गांव में जो है दो दो पार्टियां बनी हैं, ये आधे व्यक्ति उस नेता के हैं, आधे व्यक्ति उस पार्टी के हैं। तो ज्यादातर वर्तमान समय में तो ज्यादातर जो है अपराधी जो है वो नेता ही बनवा रहे हैं। और मतलब क्योंकि जो समझदार नेता होता है वो तो दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर देता है, और ज्यादातर ये नेता ही जो है गांव गांव में आग लगा रहे हैं, अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ राजनेताओं के संरक्षण में रहकर भी अपराधी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बस इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, कपिल जी, भोलू केसरवानी जी, या कोई भी साथी अगर कुछ बोलना चाहे बताएं। कि मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो अभी मदन जी ने जो बात कही मोबाइल के संबंध में, मोबाइल रखने के लिए कई जगह मना किया जाता है। मुझे लगता है देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता भी नहीं है। व्यवस्था विकृत होगी तो उस व्यवस्था में हर कोई विकृत होता है, उसमें महिलाओं का दोष और पुरुषों का दोष नहीं है, व्यवस्था दोषी होती है। जैसी व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था में जो जिसको भी लाभ हो रहा होता है वहां विकृति हो जाती है। जब पुरुष प्रधान व्यवस्था होती है तब पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण होता है, और जब महिला प्रधान व्यवस्था होगी तो महिलाओं द्वारा पुरुषों का शोषण होगा। ये व्यवस्था की प्रधानता का विषय है कि व्यवस्था कैसी है। इसमें न तो महिलाएं दोषी हैं न तो पुरुष दोषी हैं, लेकिन जो व्यवस्था का निर्माण करने वाले हैं वो जानबूझकर ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं ताकि दोनों के मध्य संघर्ष बना रहे। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। परिवार की जब हम बात करते हैं या समाज की बात करते हैं तो वहां पर सर्वोच्चता की लड़ाई या फिर जैसे कहते हैं महिला या पुरुष की जब बात कर रहे हैं तो कोई सर्वोच्च नहीं है, दोनों को वहां पर समान जो है ट्रीट करना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी एक व्यवस्था बनी हुई है, तो व्यवस्था में किसी की प्रधानता उचित नहीं है। व्यवस्था तो जो है वह समाज प्रधान और परिवार प्रधान होनी चाहिए। इस कारण से ये विकृतियां आती हैं, न कि उसमें जो है मैं व्यक्ति का दोष समझता हूँ कि व्यक्ति दोषी है, व्यवस्था दोषी मानी जा सकती है। कोई साथी बताएं, किसी को अपनी बात रखनी है तो। हेलो। जी बताइए आदरणीय। नहीं, चर्चा तो ठीक चल रही थी, मगर खाप पंचायत की जहां तक बातें हैं तो जीन्स वगैरह पर तो एक बार तथ्य को कुछ हद तक वैसे जी स्वीकारा उसको भी नहीं जा सकता, तो कुछ हद तक उसको सही माना भी जा सकता है, क्योंकि एक तो भारतीय संस्कृति नहीं है, पहनावा नहीं है। दूसरे क्या है कि उस पर थोड़ा सा अपन ज्यादा भद्दा दिखाई देता है। देखने के दृष्टिकोण भी हो सकते हैं, अपन ये आरोप लगा सकते हैं। पर मोबाइल प्रतिबंध तो समझ से परे है, क्योंकि एक डिवाइस का जितना निगेटिव प्रभाव पड़ता है उतना पॉजिटिव भी प्रभाव भी है उसका है। तो उस डिवाइस का सार्थक प्रभाव भी है। नहीं देंगे तो समय के अनुसार जो लोग महिलाएं और लड़कियां हैं वो समय के अनुसार आगे चल नहीं पाएंगे।
आज छोटे छोटे बच्चे जो ऑनलाइन जो पढ़ाई हो गया है, कई से जो है क्वेश्चन है जो जो उनका एजुकेशन संबंधित वो सॉल्व नहीं होते हैं, या और कई प्रकार के हैं सामाजिक जीवन में समस्या जो मोबाइल ज़्यादा सॉल्व कर देता है। हमें कहीं जाना है, रास्ता पता नहीं है, हम गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं। अब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो हम पहुंचेंगे कैसे गंतव्य तक, या अपनी उपस्थिति का इंफॉर्मेशन किसी को देना है या लेना है तो नहीं रहेगा तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो इसको प्रतिबंधित करना तो नाइंसाफी समझ में आता है। नहीं, ठीक बात है, मैं धन्यवाद। आपकी बात से सहमत हूँ। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, परिवार के संस्कार और समाज व्यवस्था पर निर्भर करता है। वैसे भी टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है आज के समय में। हजारों काम ऐसे हैं जो केवल और केवल टेक्नोलॉजी के साथ ही है, और ये ब्रेन को एक चांस देता है एक्सप्लोर करने का, अपडेट करने का। तो वो चीजें भी बहुत जरूरी है। अर्थात आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपका जो ब्रेन का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी धीरे धीरे जो है पीछे की तरफ जाने लगेगा। हाँ, उसमें विकृतियाँ आती हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन तकनीकी से दूर करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, एक और नई समस्या को जन्म देना है। ठीक है, मैं एक चीज और देख रहा था, कहीं एक लेख पढ़ा था मैं, और उस पर 2 लाइन कहीं मैं स्टडी भी किया, तो मैं देखा कि विकास के साथ भी जो है विनाश का बीज अंकुरित होते रहता है। पहली बार जब शायद अगर डेट में आगे पीछे हो सकता है, प्लेन का आविष्कार हुआ 1903 के आसपास, तो उस प्लेन से प्रथम बार बम भी गिराया गया 1911 में। प्रथम बार बम 1911 में बम ही गिराया गया था, ऊपर से ले जाके बम का गोला कहीं गिराया गया था, अब सिटी ध्यान नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्लेन का आविष्कार अच्छे कार्यों के लिए ही किया गया था, मगर उसने गलत प्रयोग भी किए लोग। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि मोबाइल खराब चीज ही है, अच्छी चीज भी है। वो तो उपयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और उनको गाइडलाइन करना पड़ेगा। और उपयोग करने वाला गलत उपयोग करे तो उसमें समाज या उस डिवाइस का कोई दोष नहीं है, समाज या व्यक्ति का दोष होता है। धन्यवाद। नहीं, मैं सहमत हूँ। न्यूक्लियर से आप विनाश भी कर सकते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उपयोग पे बहुत निर्भर करता है। बाकी के साथी बताएं, किसी को अगर अपनी बात रखनी है या किसी का कोई प्रश्न है तो। भैया मुझे एक बात बोलनी है। जी बताइए। आज के विषय से अलग है ये बात। वैसे अभी इन्होंने एक बात बोली कि बहुत सारे समाज के लोग ऐसा एक अपना समूह बना लेते हैं कि हम अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल नहीं चलाएंगे या उन पे कपड़े जींस नहीं पहनेंगे। तो मैं एक मतलब मेरा ये किसी से संबंधित नहीं है, मैं अपना एक विचार रख रही हूँ, एक सामाजिक विचार ऐसा है इस समाज में प्रचलन है। इस समाज मतलब 50% मुझे लगता है मेरे अनुभव के अनुसार कि 50% अभी भी हमारा समाज, चाहे हम भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, उनकी ये मानसिकता है कि बेटियों के साथ हम थोड़ा अलग हट के बर्ताव करेंगे, क्योंकि लड़कियों के कुछ करने से बदनामी होती है। हम अगर पाबंदी लगाएंगे तो लड़कियों पर ही लगाएंगे, लड़कों पर नहीं। ऐसी मानसिकता है जो मैंने भी अनुभव करी है। तो ये जो सोच है, मतलब कि लड़की कुछ करेगी तो बदनामी होगी। अब मोबाइल वाली बात जैसे आई तो भागते हैं तो दोनों साथ में भागते हैं, लेकिन बदनामी लड़की से होगी। और लड़का चाहे कितना भी गलत हो, उसको क्या बोलते हैं कि बेटा होगा तो परिवार का नाम चलाएगा, मतलब उसका नाम चलेगा, उसका नाम होगा, चाहे वो कितना भी गलत भी हो, कुकर्मी भी हो। तो ये जो एक मानसिकता है ना, जबकि हमारा जो धर्म है वो बोलता आत्मा वारे ना नरा ना नारी। हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन ये बोलता है कि बहुत बड़ी बात है जब हम इक्वलिटी की बात करते, जब हम नारी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं नारी उत्थान पे, लेकिन हमारा जो अध्यात्म वो बोलता है आत्मा वारे नर ना नारी। वो ना मतलब आत्मा ना नारी है ना पुरुष है, वो समान है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बहुत छोटी और पिछड़ी सोच है, इस सोच से ना आगे निकलना चाहिए, इस मानसिकता से आगे बढ़ के सोचना चाहिए। मतलब दोनों ही तो बराबर के, अच्छा किया तो भी और गलत किया, मैं ये
कहना चाहती हूँ, तो भी तो बराबर का ही दोनों का कंट्रीब्यूशन हुआ, दोनों का ही बराबर की वो हुई ना, मतलब बराबर का काम तो दोनों ने किया, चाहे वो कैसा भी काम हो, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। बस। जी मैं सहमत हूँ। बाकी साथी बताएं। अशोक कुमार गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। जी जी, जी बताइए आदरणीय। मेरा कहना है कि जब से देश में पंचायती राज चला, तब से ग्राम पंचायत में ही अपराधों की संख्या अधिक बढ़ रही है। उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। छोटी मोटी केस जितने हैं उसको पंचायत स्तर पर सरपंच ग्राम सभा करने में असफल हो जाती है। यदि उन छोटे मोटे केसों को अगर वहां ही फैसला किया चल जाए तो न्यायालय की ओर नहीं बढ़ पाते। और न्यायालय को यह अधिकार देना चाहिए कि जो पंचायत स्तर की हैं वो वहीं पर उनका फैसला किया जाए। जब सरपंच मुखिया उसको लिख कर दे कि मैं इस केस को फैसला करने में असहमत हूं, तभी वो केस को, न्यायालय को केस को अपने अंडर में लेना चाहिए। तब जाकर कुछ गांव की समस्याएं, चाहे कोई भी पंचायत हो, खपा पंचायत हो चाहे हमारे यहाँ की पंचायत हो, आज का पंचायत में वर्चस्व देखा जा रहा है। जिस समाज की पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, उन्हीं का वर्चस्व अधिक रहता है। अगर मुस्लिम समाज के सरपंच मुखिया बने हैं तो वहां पर हिंदुओं का केस को निराकरण नहीं कर पाते हैं। ऐसी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मेरा विचार है कि पंचायत स्तर पर जो समस्याएं, जो अपराध हो रहे हैं, उनका निराकरण ग्राम पंचायत मिलकर, जब तक उस पर समाज का अधिकार नहीं होगा तब तक सफलीभूत नहीं हो पाएगा। और उससे न्यायालय को इस पर अंकुश लगाना ही चाहिए कि जो पंचायत स्तर के केस हैं वो पंचायत स्तर पर ही फैसला किया जाए। बस मैं अपना विचार व्यक्त करना। नहीं ठीक है। देखिए मैं एक समस्या ये समझता हूँ कि भारत की सामाजिक व्यवस्था की जो विकृति है वो लगभग 700-800 वर्षों की विकृति है। अब जब एक व्यवस्था विकृत हो जाती है तो दोबारा से उस व्यवस्था को खड़ी करने के लिए समझ बनाने की भी आवश्यकता होती है। अभी जब हम ग्राम पंचायत का निर्माण कर देंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों में सामाजिक समझ कितनी बढ़ रही है। और हम ग्राम पंचायत को अंतिम अधिकार नहीं देंगे, वहां पर भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो आगे जा सकता है, ये अधिकार रहेगा। दंड देने का उनको अधिकार नहीं रहेगा। गड़बड़ी यहाँ आ जाती है जब वो दंडित करना शुरू कर देते हैं। और दंडित इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि राज्य ने उनको कोई अधिकार दिया नहीं है और राज्य स्वयं न्याय कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ से गलती दिखाई देती है। जब तक उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, वो क्रियान्वित नहीं होंगे, तब तक जो है उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता में वृद्धि नहीं होगी और ना तो सही निर्णय हो पाएंगे। जी आचार्य जी बताइए। जी नमस्ते सभी को। ये कह रहा हूँ कि जो नौकरी में जाने वाले लोग हैं वो घूस दे के जाते हैं। अगर गांव में फैसला होना चालू हो जाएगा तो बेचारे मर जाएंगे। जो नेता, जो चुनाव लड़ने वाले पैसा दे करके हैं, जो नौकरी लगने वाले पैसा दे करके हैं, ये स्थिति है। उनको तो पैसा चाहिए, गांव में फैसला नहीं होना चाहिए। उनके पास फैसला जाएगा तो पैसा मिलेगा और लोगों को नाम जोड़ करके कि आपका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, सबका नाम, पैसा दीजिए, नाम कटवाइए, घर जाइए और उनका व्यवसाय चलता रहे। ये सब कारण है। ठीक नहीं ठीक बता रहे हैं आप, ऐसी ही स्थिति है। आचार्य जी आप बताइए। जी सभी को नमस्कार। देखिए, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें दो तीन बातें अगर समझें तो निकल करके आएंगी। जहां लोकतंत्र में बिना किसी योग्यता के
भीड़ तंत्र का या भीड़ बल का प्रयोग होने लगे और उसको एक बल प्रदान कर दिया जाए जिसको हम वोट कहते हैं। ऐसी व्यवस्था में कोई भी योग्यता, समझदारी या फिर कहें कि निष्पक्षता काम नहीं आती है। दूसरी चीज यदि हम देखें, समाज में तो दो चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। एक तो वर्चस्वता की लड़ाई, दूसरी बात यह है, अभी हम लोग यहाँ 21 लोग जुड़े हुए हैं और 21 लोगों में कम ज्यादा भावना हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहेगा कि जिसके अंदर अपने विचारों की महत्वता और दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार की निष्पक्षता, कहीं ना कहीं व्यक्ति विचारों के आधार पर जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर फल रही है और फूल रही है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां वर्चस्वता की लड़ाई व्यक्तिवाद में शुरू हो, वहां फिर ये जो सब कुछ हम जो बोल रहे हैं वो शायद ही, मैं समझ रहा हूं, बेईमानी सी हो जाती है। दूसरी बात यदि हम देखें तो कभी 10-5 साल पहले एक बात होती थी कि एक बुजुर्ग मोहल्ले में या कॉलोनी में किसी बच्चे को डांट देता था तो माता पिता जो है वो कुछ नहीं कहते थे, वो कहते थे कि अच्छा किया, कोई बच्चा गलत काम कर रहा है या किसी तरह से उस तरह से। आज यदि आप किसी भी बच्चे को डांट देंगे तो उसके माता पिता, परिवार वाले उसको ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि हो सकता है उसको थाने तक ले जाएं, कोर्ट कचहरी तक ले जाएं। तो ये गिरावट तो राज्य ने पैदा नहीं की है, गिरावट तो जजों ने, नेता या इन्होंने पैदा नहीं की है। ये गिरावट तो समाज में खुद आई है, हमारी अपनी अपनी गिरावट है। जितने भी लोग हम जुड़े हैं, मतलब ये भी एक समाज ही है, 20 लोग 21 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये फिर कौन पैदा कर रहा है? यहाँ फिर वही आता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे एक राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है, उसी तरह से एक सामाजिक व्यवस्था को चलाने के भी संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और उसी संवैधानिक व्यवस्था को समाज के बहुत बड़े वर्ग ने धर्मतंत्र कहा था या नैतिकता कही थी, या नैतिक मूल्यों का जो संरचना बनाई गई थी बुद्धिजीवियों के द्वारा या विचारकों के द्वारा, उस सामाजिक व्यवस्था को ही चलाने के लिए बनाई गई थी। उस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जहां हमारे अपने अपने विचारों की महत्वता आ गई, विचार तो ये होना चाहिए था कोई प्राचीन व्यवस्था है और यदि वो व्यवस्था ठीक है या ठीक रही है और ठीक चली थी, इतिहास या कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है या माना जाता है, तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। दूसरी बात, बैठ करके ये होना चाहिए था कि भाई जो हमारे मूल्यों में गिरावट आई है, एक ही बात पर हम कि हमारे पीछे के लोगों में बड़ा प्रेम भाव होता था। जहां अब जैसे ठंड आ गई है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो लोग अपने मोहल्ले में या अपनी कॉलोनी में अलाव जला लेते थे और बहुत सारे लोग बैठ जाते थे। आज तो लोग अपने अपने घरों में ही हैं। तो ये तो गिरावट राज्य ने नहीं कर दी है, ये तो गिरावट राज्य ने नहीं कहा था कि आप मिलकर मत बैठिए, आप इस व्यवस्था को तोड़ लीजिए। ये एक ही इस पर जाते हैं कि हमने जो प्राचीन व्यवस्था थी उसका कहीं ना कहीं समीक्षा नहीं की और अपने विचारों को महत्व दिया कि मैं सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही हूं। किसी प्राचीन सूक्ति की, प्राचीन किसी विचार का कहीं कोई कि इसमें गिरावट आई है, भाई इस ये जो नैतिक है इसमें गिरावट आई है। जो अनैतिक कार्य करते थे उसी को अपराध कहा गया। हम तो अनैतिक अपराध, अपने अनैतिक कार्यों को अपराध नहीं मानते। दूसरी बात, जहां ये कहा जाए
कि भाई ये व्यवस्था समाज में कहाँ से गिरावट आई या कहाँ से क्या गड़बड़ हुआ, इसका कोई इसको कह नहीं सकते, तो समाज तो फिर भ्रमित होगा। तो उन सारी चीजों के लिए जहां पर सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि एक बात हमेशा आप मान लीजिए, ना तो कभी पूरा समाज इन चीजों पर चर्चा करने के लिए तैयार हुआ था, ना होगा भविष्य में भी। कुछ जो है वो जो है पीछे ही चलने वाले लोग हैं। पीछे का मतलब कि कुछ लोगों ने नियुक्ति दी है, चाहे वो समाज के लोग हैं, चाहे वो राज्य के लोग हैं, और उन पर भरोसा कर करके भाई ठीक है हमने आपको नियुक्त किया है, आप व्यवस्था करिए, या किसी भी तरह की। तो वहीं पर ये चीज है कि जब 5% 3% लोग जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही गड़बड़ है, मैं तो यही मानता हूं। दूसरी बात है, प्रत्येक इकाई में, इकाई का मतलब है व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक चरित्र में गिरावट आई है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ, जैसे बताते हैं, स्वार्थ बड़ा है। तो उन्हीं चीजों का, ये जो हम समाज में सारी चीजों की गिरावट देखते हैं, वही आई है। अहम का होना, मनुष्य में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना, अपनी योग्यता के विचारों का ही केवल मानना, और अन्य स्थितियों को उसके बाद में समीक्षा का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। और जैसे अभी कल चर्चा चल रही थी, लास्ट बात बोल रहा हूं, कि भाई हमें समाज का जो है वो अनुकरण करना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को लेना चाहिए, सामाजिक विचार लेने के बाद भी तो निर्णय किसी कुछ लोगों के ही रहेंगे। जो समाज विचार देगा उस पर भी कुछ लोगों की टिप्पणी लगेगी, कुछ लोगों की मोहर लगेगी, एक दो व्यक्ति का ही उस पर मोहर लगेगी कि नहीं भाई, या 3 लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में ही निर्णय जाएगा कि नहीं हम 3 लोग निर्णय करेंगे, हम 4 लोग निर्णय करेंगे। तो ये सिर्फ बेईमानी हो जाती है कि हम समाज को महत्व देते हैं। सामाजिक, यहाँ यही है, अगर सामाजिक संरचना का जो है ढांचा यदि तैयार किया जाए, तो इन चर्चाओं में ये चीज आनी कि भाई जो हमारे बीच में प्रेम भाव होता था, उनके उसमें गिरावट क्यों आई है, इसका कारण क्या है। हम कह देंगे राज्य ने भाई कर दिया ये। तो ये सारी चीजें भी बड़े विचारणीय हैं कि जो सामाजिक ढांचा बिगड़ा, सामाजिक ढांचे में प्रेम भाव कम हुआ। अब परिवार में भी देखें, कोई किसी की बैठ करके बातचीत नहीं करते एक दूसरे से। कहाँ प्राचीन व्यवस्था में, एक प्राचीन नहीं, बहुत 10-5 साल पहले ही चले जाइए, बुजुर्ग बैठते थे, उनके पास बच्चे बैठ जाते थे, बच्चे बैठने के बाद में जो है कहानी किससे सुनाते थे। ये तो राज्य ने नहीं छीने, ये तो राज्य ने नहीं कहा कि भाई बुजुर्गों के पास बच्चे मत बैठो या बच्चे बैठ वो मत करें। तो ये सारी चीजों पे भी हमें विचार करना चाहिए। या इन चीजों में किसने गिरावट कर दी, या हमने स्वयं ने गिरावट कर ली, या स्वयं को इतना महत्व दे दिया कि दूसरे को हमने महत्व ही नहीं दिया। तो इन चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न बताएं। मैं एक लाइन इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, एक लाइन का जी बताइए। प्रश्न कह लीजिए या उत्तर कह लीजिए सुनील देव जी का। जी जी। हमारे हर घरों में आजकल जो है मनोरंजन साधन, एक मुख्य साधन टीवी हो गया है। मतलब जो सामाजिक गिरावट कैसे है, मैं जो मंथन कर रहा हूँ उस पर एक लाइन बता रहा हूँ केवल। हमारे घरों में टीवी हो गया है, मनोरंजन साधन मुख्य हो गया है, वो स्त्री हो पुरुष हो। सीरियलें किस टाइप की आ रही हैं, वो घरों में किस प्रकार से बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, तो हमें समाज में परोसा जा रहा है। सीरियल का नाम है मन अति सुंदर। देखिए 2-4 सीरियल उनका कैसा आता है, जितने पात्र हैं मन में कुटिलता भरी हुई है। यानी घर घर हम लोगों के मन में कुटिलता पहुंचाया जा रहा है, सरकार के मार्फत कहिए या जिनके मार्फत कहिए, हैं तो उनके लोग ही। समाज में अच्छे विचार तो दे ही नहीं पा रहे हैं, घर में तो उसी प्रकार से विचार पहुंचाए जा रहे हैं। हम भौतिकता में बंधे चले जा रहे हैं, तो सामाजिक समरसता आएगी कहां से। धन्यवाद। जी पवन जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं कह रहा था, जैसे मैं कहते आया हूँ कि समाज अपनी संरचना, अपनी व्यवस्था बनावे, लेकिन एक चीज ये आती है कि आप चाहते हैं कि समाज की जो व्यवस्था हो अधिकार विहीन और नियंत्रण विहीन हो, बिना शक्ति के, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो पावर हो, उसके बिना कोई कार्य होता नहीं। तो समाज अपनी व्यवस्था बना भी लेगा तो करेगा क्या। तो हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था में एक व्यवस्था थी कि समाज जो है अपनी व्यवस्था बनाकर जन कल्याण के लिए
अ, अ, गुरुओं को महत्व देता था, गुरुकुल चलवाता था। किसके जरिए? मंदिर के जरिए धन आता था। हर गांव में एक मंदिर होता था और गांव के लोग उसकी व्यवस्था करते थे, और उससे जो धनार्जन होता था उससे जो है सामाजिक कार्य होते थे। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों में, जहां सरकार ने नियंत्रण लगा दिए हैं कि मंदिर स्कूल नहीं चला सकते हैं, स्कूल चलाने के लिए आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, या ये विषय ही पढ़ा सकते हैं, जो जन उपयोगी विषय है उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। आप इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, आप साइंटिस्ट नहीं बना सकते हैं। आपको अगर पढ़ाना है तो सिर्फ धार्मिक किताब पढ़ा सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी कुछ बिहार के एक लोग हैं जो अपना मंदिर चलाते हैं, पटना का हनुमान मंदिर, जिससे वो कई हॉस्पिटल चला रहे हैं। अयोध्या में वो भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये समाज की व्यवस्था है, और समाज मंदिर के जरिए धनार्जन करके उससे काम करता था समाज की उपयोगिता के लिए। लेकिन सरकार राजा इससे नाराज क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो नाराज इसलिए नहीं होते थे कि उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, आप पढ़ो लिखो, व्यापार करो, हमें टैक्स दोगे। तब राजा टैक्स की चाहत रखता था। आज सत्ता व्यापार की भी चाहत रखती है और टैक्स की भी चाहत रखती है। आज सत्ता ये नहीं चाहती है कि आप व्यापार करो, हमें टैक्स दो। वह यह चाहती है कि व्यापार पे मेरा नियंत्रण रहेगा और टैक्स भी हमारा रहेगा। हम ब्रिक्स बनाते हैं कि कुछ देश मिल के हम व्यापार कर रहे हैं, करने तक ही है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कर दिया जाए। करो करो, अगर डॉलर में नहीं करोगे तो आपको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। तो हम समाज की जो व्यवस्था कल्पना करते हैं, ये जो हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था थी, उसमें जो मंदिरों का योगदान था, जो मंदिर के सहारे काम किए जाते थे या धार्मिक स्थलों के सहारे जो काम किए जाते थे, उससे हमें धन की व्यवस्था होती थी और समाज का धन होता था, समाज के कल्याण में व्यय होता था। धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, समय हो चुका है। देखिए, एक लाइन में लास्ट में ऐड करूंगा, जितनी समस्याएं हैं उनमें मुख्यतः दोषी राज्य ही है, समाज नहीं है। केवल 3 काम यदि राज्य कर दे तो अधिकांशतः समस्याएं सुलझ जाएगी। पहला काम ये करे कि संपत्ति को जो है वह मौलिक अधिकार घोषित कर दे। अपने आप देखेंगे आप कि जो विवाद है संपत्ति से जुड़े हुए वो सुलझ जाएंगे। दूसरा काम ये करे, परिवार की संपत्ति घोषित कर दे। जो स्वार्थ की बात आ रही है, स्वार्थ जो है वो समाज व्यवस्था में समाप्त हो जाएगा। और तीसरा काम राज्य ये कर दे कि न्याय और सुरक्षा सही समय पर दे, तो सामाजिक हिंसा समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 काम ऐसे हैं जिनसे हिंसा और स्वार्थ का समाधान हो जाता है। अर्थात ये समस्या राज्य ने ही पैदा करी है, समाज ने पैदा नहीं की है। इसके लिए गलत कानून बने हुए हैं। आज की चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। संजय भाई